नेताजी मुलायम सिंह जो अब हम सबके बीच में नहीं है, उन्होंने कुछ सहयोग किया था, आर्थिक सहयोग पीएचडी की, क्या वो वाकया था? नेताजी मुलायम सिंह जी ने सहयोग नहीं किया था, संपूर्ण खर्च माननीय मुलायम सिंह जी ने ही दिया था। फिर क्या कारण रहे कि आपको समाजवादी पार्टी छोड़नी पड़ी, फिर भाजपा में आना पड़ा? माननीय नेताजी की दुनिया में न रहने पर मैं चूंकि उस परिवार के अब संपर्क में भी नहीं हूँ। देखिए, कांग्रेस वाले अगर जीत जाते हैं तो कहते हैं हमारा वोट है, हमारा जनाधार है, सो हम जीत गए हैं। और अगर वो हार जाते हैं तो कहते सरकार ने हरा लिया, पीटीओ में गड़बड़ी कर दी। जनता ने मन बनाया था, संकल्प लिया था कि कांग्रेस को नहीं जीतने देना, इसलिए भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल को विजय दिलाई है और जनता का आशीर्वाद है। इसमें सरकारी मशीनरी का कोई योगदान नहीं। कांग्रेस की महिला नेत्रियां वो आपको चाइनीज माल बता रही थी। कांग्रेस वालों से पूछ लीजिए कि वो भी तो बताए कि वो क्या किए, कितने मर्डर किए हैं, कितने अपहरण करवाए हैं, कितने झूठे मुकदमे लिखवाए हैं और कितने सरपंच जीते थे उनके प्रमाण पत्र बदल करके दूसरे सरपंचों को दे दिए। उनके यहाँ चाय पीने नहीं गए, इस वजह से वो नाराज हो गए। तो थोड़ा चाय भी पीते रहे यदि कि यदि भारतीय जनता पार्टी ने किसी और को प्रत्याशी बनाया तो आप बैक टू पवेलियन तो नहीं हो जाएंगे, यानी कि वापस समाजवादी पार्टी में तो नहीं चले जाएंगे। तो महिला की तहरीर पे रेप का केस लिखा जाता है 2 लोगों पर और फिर उसके कुछ घंटे बाद ही एक क्रॉस एफआईआर होती है सरपंच की तरफ से उस महिला पे। इस बीच आपकी पुलिस के किसी उच्चाधिकारी से बात हुई है? क्या हुआ था? दबाव बना था या कुछ कहा था आपने सेटलमेंट का? क्या था, सच्चाई क्या है और सरपंच से आपका क्या जुड़ा है, इसको भी एक बार यदि क्लियर कर दें। जिसको भी टिकट मिलेगा कमल का फूल जीतेगा, जीतेगा, जीतेगा और कांग्रेस वालों की जमानत जब्त होगी। नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। इस वक्त हम लोग हैं पृथ्वीपुर विधानसभा में और पृथ्वीपुर विधानसभा की एक खिड़क में हम लोग बैठे जिते के स्थानीय विधायक डॉक्टर शिषपाल सिंह यादव एक जन सुनवाई कार्यक्रम कर रहे थे, लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। इतने ही हम लोग पूछत आ गए, कैसे बहुत दिन से पेंडिंग है तो शिषपाल जी को इंटरव्यू और बहुत समय से हम लोग इंतजार भी कर रहे थे, कैसे और भी तमाम दावेदारन की ई विधानसभा में इंटरव्यू हो चुके हैं। तो विधायक जी से चर्चा हुई है। विधायक जी को 18 महीना को 20 महीना को समय मिलो विधायकी के लाने 20 महीना में देखें कितने का काम कर पाए, कितनी लोगों की समस्याओं को निराकरण कर पाए और का लोगों की समस्याएं हैं, आगे का आकांक्षा रखत। जब हम लोग चुनावी मैदान में हो तो एक और चीज़ आत, जब कोई पहली बार विधायक बनत तो जनता विश्वास कर ले तू पे, लेकिन भरोसा जब ही हो जब वो एक विधायक ही चला लेत और एक विधायक ही उन्हें कैसी चलाई ई के बाद ही जनता भरोसा करवा। तो अब भरोसों को वक्त है, कितों का भरोसा बना पाए विधायक जी जनता के बीच में। एक बार तो विश्वास करके जनता ने वोट दे दो, आपको विजयी कर दो, अब कितों का भरोसा बना पा रहे, क्या देख रहे हैं आप? देखिए आशुतोष भैया, ये आप जो भरोसे की बात कर रहे हैं ये तो जनता बताएगी, हम थोड़ी बता सकते हैं। इसका आकलन तो जनता करेगी ना। अभी मुँह जुबानी जनता जो बोलेगी वो उनका भरोसा होगा और कल जब चुनाव आएगा नवंबर के महीने में और वोट में वो उनका मन और हृदय परिवर्तन होगा तो वोट किस रूप में मिल रहा वो जनता का भरोसे का प्रतीक होगा। अभी हम कैसे कह देंगे जनता हमसे भरोसा कर रही है और नहीं कर रही है? हम अगर कहेंगे तो ये हमारी झूठी बात होगी। और मैं अपने जीवन में कभी इस तरह की, चाहे राजनीति हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, या पारिवारिक मामला हो या सामाजिक मामला हो, कभी झूठी बातें नहीं करता हूँ। आपसे मेरा आग्रह है कि आप जनता से जाकर के पूछिए कि विधायक पर आपको कितना भरोसा है और आपसे विधायक ने जो वादे किए थे, चाहे विकास के हों, व्यक्तिगत समस्याओं को हल करने के हों या व्यक्तिगत संबंधों को निभाने के हों, विधायक उन बातों पर कितना खरा उतरा और कितना नहीं उतरा ये जनता बताएगी और जनता से आप पूछ सकते हैं। बुंदेली वार्ता सभी लगभग दावेदारों का इंटरव्यू करने के बाद गांव-गांव जाती है, सबको पता है, अलग अलग चुनाव में देखा है पहले जो भी चुनाव हुए हैं। अब आपका रह गया था एक इंटरव्यू और भी 1-2 दावेदार बच्चे हैं, उन लोगों के इंटरव्यू के बाद बेशक बुंदेली वार्ता गाँव-गाँव में जाएगी और लोगों से जानेगी क्या कुछ देखते हैं, क्या उनका मूड नज़र आ रहा है। लेकिन जैसे ही हम पहली बार किसी विधायक का, किसी जनप्रतिनिधि का इंटरव्यू करते हैं तो बुंदेली वार्ता की टीम अपने दर्शकों को उनके बारे में बताने का प्रयास करता है। तो शुरुआती जीवन कैसा रहा? जब हम डेटा देखते हैं, सरकारी आपकी नॉमिनेशन फाइल देखते हैं, पता चलता है आप बुड़ेरा के रहने वाले हैं, जो जखौरा क्षेत्र में आता है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले में। वहाँ से पारिवारिक स्थिति कैसी रही, फिर राजनीति में आने का विचार कैसे बनाया, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें, जो नए युवा साथी हैं वो भी आपके बारे में जानें। देखिए, मेरे परिवार की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई है और कहीं ना कहीं जनपद पंचायत और ब्लॉक के चुनाव से जुड़ी हुई है। मेरे परिवार में कभी कोई विधायक नहीं रहा है, लेकिन मेरा परिवार विशुद्ध राजनीतिक रहा है और उसी परिवेश में मेरा लालन पालन हुआ है। लेकिन मैंने शिक्षा दीक्षा राजकीय इंटर कॉलेज झांसी और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में की है। 12th तक मेरी एजुकेशन राजकीय इंटर कॉलेज झांसी से है। इसके बाद BA MA PhD यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से मैंने किया है। हाँ, छात्र जीवन में मेरा संबंध कभी राजनीति से नहीं रहा है। मैं तो पढ़ने लिखने वाला छात्र रहा हूँ। मैंने तमाम जगह सरकारी सेवाएं भी की
और पीएचडी के दौरान यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी है। लेकिन ये तो दैव योग या संयोग ही कहें कि मैं अचानक ऐसा हुआ कि मैं नौकरी छोड़ करके राजनीति में आ गया और पृथ्वी पर से मेरा कोई वास्ता नहीं था। ईश्वर को जिससे जो काम कराना होता है वो उसको उसी सेवा में भेज देते हैं। राइट मैन टू राइट जॉब एंड राइट मैन टू राइट प्लेस, ये ईश्वर की व्यवस्था है। ईश्वर को जिसको जहाँ लगाना होता है वहाँ भेज देते हैं। ईश्वर ने मुझे पृथ्वी पर विधानसभा क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए भेजा है। ये जनता ही मेरी भगवान है और मैं इनका सेवक हूँ, चौकीदार हूँ। इसी भावनाओं के विश्वास के साथ मैंने सेवा शुरू की और आज भी उसी भावना के साथ कर रहा हूँ और जब तक जिंदा रहूँगा अपनी जनता जनार्दन की सेवा भगवान का स्वरूप मानते हुए और मैं अपने आप को चौकीदार मानते हुए इसकी सेवा में लगा रहूँगा। विधायक जी, अभी आप शिक्षा दीक्षा के बारे में बता रहे हैं तो एक जिक्र ये भी आता है जब हम लोग खंगालते हैं आपके बारे में, पीएचडी के बारे में। नेताजी मुलायम सिंह जो अब हम सबके बीच में नहीं है, उन्होंने कुछ सहयोग किया था, आर्थिक सहयोग पीएचडी के, क्या वो वाकया था, क्या घटनाक्रम? नेताजी मुलायम सिंह जी ने सहयोग नहीं किया था, संपूर्ण खर्च माननीय मुलायम सिंह जी ने ही दिया था। जब मैं पीएचडी कर रहा था तो माननीय मुलायम सिंह जी के भतीजे श्री धर्मेंद्र यादव जी जो बदायूं से सांसद रहे, मैनपुरी से सांसद रहे, वो मेरे सहपाठी थे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की एंजा हॉस्टल में। और माननीय मुलायम सिंह जी से के परिवार से मेरे निकट के संबंध रहे हैं। जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो उन्होंने ही मुझे पढ़ाई के लिए पीएचडी में काफ़ी खर्च आ रहा था तो धर्मेंद्र जी ने मेरी माननीय मुलायम सिंह से मुलाकात कराई थी और माननीय मुलायम सिंह जी ने एक ही बार में मुझे 5 लाख रुपए पीएचडी की पढ़ाई के लिए दिया था। जो जिसका कर्ज, उस रुपए पैसे का तो कर्ज है लेकिन उनके स्नेह का मेरे ऊपर कर्ज रहा है और मेरे भावनात्मक संबंध माननीय मुलायम सिंह जी से रहे हैं। मुलायम सिंह जी की बात हो गई, आपके बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, बहुत उन्होंने सहयोग किया। उनके सुपुत्र अखिलेश यादव पर आते हैं जो इस समय अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, समाजवादी पार्टी। उसमें आप जुड़े, उससे एक चुनाव भी लड़ा पृथ्वीपुर से। फिर क्या कारण रहे कि आपको समाजवादी पार्टी छोड़नी पड़ी, फिर भाजपा में आना पड़ा, क्या दिक्कत? मुझे समाजवादी पार्टी का टिकट भी धर्मेंद्र जी और माननीय नेताजी की पहल पर मिला था और माननीय नेताजी आज इस दुनिया में नहीं है और माननीय नेताजी की दुनिया में ना रहने पर मैं चूँकि उस परिवार के अब संपर्क में भी नहीं हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ और मैं पूरी निष्ठा, ईमानदारी और विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हूँ। विधायक भी हूँ भारतीय जनता पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी संगठन की सेवा में और क्षेत्र की जनता की सेवा में लगा हुआ हूँ। विधायक जी, अब आते हैं उपचुनाव पे जो दिसंबर में हुआ। आपको 20 महीने का अब तक का समय हुआ विधानसभा सदस्य रहते हुए। कांग्रेस नेताओं के सीधे आरोप रहते हैं कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, इस वजह से आपको इतना वोट मिला। असल में जनता का समर्थन नहीं था, ये सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग था। इस पे आप क्या कहेंगे? कांग्रेस के नेताओं के आरोप रहते हैं। देखिए, कांग्रेस वाले अगर जीत जाते हैं तो कहते हैं हमारा वोट है, हमारा जनाधार है, सो हम जीत गए हैं। और अगर वो हार जाते हैं तो कहते सरकार ने हरा लिया, पीटीओ में गड़बड़ी कर दी और सरकारी मशीनरी ने हरा दिया है। भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में ही कई सीटों पर हारी भी तो है। क्या सभी 100% जीत गई? क्या वहाँ भी तो वही हमारी मशीनरी थी जो निवाड़ी पृथ्वीपुर में थी। अगर हम सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग करते तो वहाँ दुरुपयोग करके भी जीत जाते। ये सरकारी मशीनरी का कतई किसमें कोई योगदान नहीं है, ये जनता का फैसला है। जनता कांग्रेस के नेताओं के आतंक अत्याचार से पीड़ित थी, उनके शोषण और भ्रष्टाचार से पीड़ित थी। जनता ने मन बनाया था, संकल्प लिया था कि कांग्रेस को नहीं जीतने देना है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल को विजय दिलाई है और ये जनता का आशीर्वाद है। इसमें सरकारी मशीनरी का कोई योगदान नहीं। पृथ्वीपुर उपचुनाव में ही भिंड से एक कांग्रेस की महिला नेत्री आई थी, वो आपको चाइनीज माल बता रही थी, उनका कोई जवाब देना चाहेंगे? देखिए, मनुष्य कभी माल नहीं हो सकता है। मनुष्य तो जीता जागता रहता है और भगवान के बनाई हुई मूर्ति है, वो कभी माल नहीं हो सकता है। और अगर हमारी बहन कोई इस तरह कह रही थी तो हम उनसे पूछना चाहेंगे चैनल के माध्यम से कि उनके कहने का आशय क्या था, वो अपना स्पष्टीकरण जरूर दें। एक और चीज़, अभी आपने एक मुद्दा उठाया है, लगभग सभी विधायकों ने उठाया है, शासकीय जो कर्मचारी हैं उनकी पुरानी पेंशन लागू करने को लेकर। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या आपके विचार हैं पुरानी पेंशन को लेकर? हमारे विधानसभा क्षेत्र में जितने भी हमारे शासकीय कर्मचारी हैं, उन शासकीय कर्मचारियों से मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं और पारिवारिक रिश्ते होने के नाते मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। साथ ही मैं क्षेत्र का विधायक भी हूँ, क्षेत्र का स्थानीय प्रतिनिधि होने के नाते भी मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। इसलिए उनकी परेशानी को समझते हुए मैंने प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी से निवेदन किया है कि ओपीएस को बहाल किया जाए और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबको निर्देश दिया है और आश्वासन दिया है, हमें भरोसा है कि इस सरकारी कर्मचारियों के पक्ष में ऐसा निर्णय होगा। लाडली बहना योजना लगातार कांग्रेसियों का तंज है कि ये केवल 5,000 रुपये में एक बोट खरीदने की योजना है कि हर महीने 1,000 रुपये देंगे
5 महीने में 5,000 रुपये हो जाएंगे। तो बोट खरीदने की एक सरकारी धनराशि से योजना है, लेकिन यही योजना यदि चालू करनी थी तो 18 साल से सरकार थी शिवराज जी की, पहले क्यों चालू नहीं की? इस पे आपका क्या जवाब? हम कांग्रेस के भाइयों से पूछना चाहते हैं कि लाडली बहना योजना हमारी पहली योजना है क्या? इससे पहले भी हमारी तमाम योजनाएं आई हैं। लाडली लक्ष्मी योजना आई है, मुफ्त में राशन वितरण की योजना आई है, किसान सम्मान निधि योजना आई है, उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना आई है, ठीक है, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन योजना आई। सैकड़ों योजनाएं केंद्र सरकार की और सैकड़ों योजनाएं राज्य सरकार की आई हैं। उन योजनाओं को भी तो हम राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के माध्यम से ही चला रहे हैं। और अगर कांग्रेस वालों को लगता है कि हम धंधे करके वोट खरीद रहे हैं तो ये उनकी गलतफहमी है। हाँ, वो जब थे तो किसी बहन बेटी के सम्मान में वो भी रुपए खर्च कर सकते, उनको किसने रोका था? लेकिन खर्च करने के लिए चाहे सरकारी पैसा हो चाहे निजी पैसा हो, दिमाग की भी ज़रूरत है और दिल की भी ज़रूरत है, और बड़ा दिल होगा वही खर्च कर सकता है। इसलिए माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो फैसला लिया है, प्रदेश की समस्त जनता और हमारे विधानसभा क्षेत्र की जनता, हम सब माननीय शिवराज सिंह जी के निर्णय से खुश हैं। हमारी विधानसभा क्षेत्र की बहनें खुश हैं और ये शिवराज सिंह चौहान जी का अपने परिवार के प्रति स्नेह प्रेम है। कांग्रेस वालियों के लिए कुछ ना कुछ चाहिए तो वो कहते रहते हैं, उनकी बातों को कोई समाज में असर पड़ने वाला नहीं है। विधायक जी, एक चीज़ और कि अभी जो आपको 20 महीने का कार्यकाल हुआ है, जनता के बीच में फिर से जाना है, फिर से चुनाव आ रहे हैं, तो 20 साल के कामकाज क्या बता रहे हैं? कितने क्या विकास हो पाए हैं, कितने अभी अधूरी हैं जो करने बाकी हैं, या कितने प्रस्तावित हैं? देखिए, विकास कार्य जो भी हो, उस विकास कार्य को होने में वक्त तो लगता ही है। विकास कार्य पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र में मैंने अपने 20 महीने के कार्यकाल में इतने स्वीकृत कराए हैं कि कांग्रेस के पूर्ववर्ती विधायक जी ने 30 वर्ष के कार्यकाल में नहीं कराए। और अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो उनसे लिस्ट ले लीजिए कि 30 वर्ष में आपने कौन से स्वीकृत कराए थे, और हम अपने 20 महीने की लिस्ट भी आपको दे रहे हैं। 20 वर्ष के कार्यकाल में लगभग मैं 700-800 करोड़ रुपए लेकर के आया हूँ, चाहे वो शिक्षा जगत में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे जल संसाधन के मामले में हो, पीडब्ल्यूडी की सड़कों और पुलों के मामले में हो, राजस्व न्यायालय बनाने के मामले हों, औद्योगिक क्षेत्र खोलने के मामले हों, सब आप जब कहेंगे तो मैं विस्तार से भी बता दूंगा कि मैंने पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र के जेर में 250 एकड़ में औद्योगिक केंद्र भी स्वीकृत कराया है। अब वो पटेल पे दिखाई देगा, इसके लिए साल भर 1.5 साल का वक्त तो लगेगा ही। हमने रूंगटा घाट का, डोड़ा घाट का और आम घाट का पुल भी स्वीकृत कराया, जिसका काम भी लगा हुआ है। हमने पृथ्वीपुर में सिविल हॉस्पिटल, मड़िया, जिवरा, सकेरा, भड़ारण में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जीरोन और मोहनगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पंचमकिरा, बसनेरा, कुमेडी और खरवई और मोंगना में प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने का काम किया है। CM राइज स्कूल भोपालपुरा पृथ्वीपुर में, PM श्री स्कूल गोर में और दिगोड़ा में खोलने का काम किया है। सकेरा भड़ारन में PM श्री प्रस्तावित है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी है। जल संसाधन में हमने ढुरियापाठा बांध 12 करोड़ से बनवाया है। स्टाफ डैम दिगवार कला, मजरा खैराई, पटनापुर और नौड़ा घाट में स्टाफ डैम भी बड़े बड़े बनवाए 5-5, 6-6 करोड़ की लागत से। हमारी जो हरपुरा नहर फेज़ 1 थी उसके लिए 11 करोड़ रुपए लेकर के आए, काम जारी है। 49 करोड़ की लागत से हम हरपुरा नहर फेज़ 2 लाए, जिससे दिगवाड़ा और बराना का तालाब भरेगा। ऐसी तमाम जल संसाधन की योजना जिनको हम लेकर के आए हैं। और सड़कों का तो जाल बिछाया है हमने, चाहे खैरा से लेकर के हमारी केलगवा वाली सड़क हो, चाहे भगवंतपुरा वाली सड़क हो, चाहे चौमो से अस्तारी सड़क हो, चौमो से लगीवरिया सड़क हो, सिमरा बाईपास सड़क हो, लोहरगुआ से ममौरा सड़क हो, हमारी बिजराउन से दिगोड़ा से मऊ बुजुर्ग वाली सड़क हो, कंचनपुरा से मोहनगढ़ वाली सड़क हो। लगभग हमने 125-150 किलोमीटर सड़कें भी बनाने का काम किया है, जिनकी लागत लगभग 80 से 90 करोड़ रुपए है। और पुलों की लागत भी 30 से 40 करोड़ रुपए है। तो ये काम हम स्वीकृत करा के लाए हैं। कांग्रेस वालों को कहने के लिए कुछ भी चाहिए। पृथ्वीपुर में SDM न्यायालय नहीं था, हमने SDM न्यायालय स्वीकृत कराया, उसकी बिल्डिंग बन रही, तैयार हो रही है। दिगोड़ा में तहसील नहीं थी, तहसील को भी स्वीकृत करा के लाया, बिल्डिंग बन के तैयार हो गई है। तो राजस्व के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, लोक निर्माण विभाग के क्षेत्र में, जल संसाधन और उद्योग क्षेत्र में, जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिल सके, उद्योग के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हमने पृथ्वीपुर का कॉलेज भी प्रास्नातक करा दिए, PG क्लासेस शुरू हो रही हैं। और जीरोन में ITI कॉलेज भी लेकर के आए, बस स्टैंड भी लेकर के आए हैं। पृथ्वीपुर नगर के लिए तमाम विकास कार्य सड़कों के लेकर के आए हैं, पुल पुलिया भी बनवाए, जीरोन में भी तमाम विकास कार्य लेकर के आए हैं। तो ये काम हमारी सूची में है। और जल जीवन मिशन के अंतर्गत शायद ही ऐसा गांव बचा हो जहाँ नल जल के द्वारा पानी नहीं पहुंचा हो।
और जहाँ काम शेष रहेगा, जैसे जिस वार्ड में बैठा हूँ, इस वार्ड के लिए और ऐसे ही अन्य वार्डों के लिए मैंने 13 करोड़ 44 लाख रुपए स्वीकृत कराया है, जिससे कि इन वार्डों में जो कांग्रेस के लोग जिनकी नगर पालिका थी और विधायक थे पानी नहीं लाए थे, यानी ग्रामीण के क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोगों को जो नगर का ग्रामीण भाग है उसमें पानी मिल सके। बिजली की व्यवस्थाएं खराब पड़ी हुई थी, उसके लिए मैं 21 करोड़ 44 लाख रुपए लेकर के आया हूँ। वो भी बिजली की व्यवस्थाओं को फटी हुई केबल खराब जो पड़ी हुई है उसको सही कराना है, जो खम्भे नहीं है जहाँ खम्भे लगवाना है, फीडर सेपरेशन का काम करना है। इन तमाम दिशाओं में हमने काम करने किए हैं और कांग्रेस वालों से पूछ लिए कि वो भी तो बताएं कि वो क्या किए हैं। सही बात है। कितनी हत्याएं की हैं उन्होंने, कितने मर्डर किए हैं, कितने अपहरण करवाए हैं, कितने झूठे मुकदमे लिखवाए हैं और कितने सरपंच जीते थे उनके प्रमाण पत्र बदल करके दूसरे सरपंचों को दे दिए। ये हिसाब किताब पूरा बता दें, वो ये उनसे भी पूछ लीजिएगा। हमने तो अपना हिसाब किताब बता दिया है। बिल्कुल पूछेंगे बेशक, लेकिन विधायक जी 20 महीने के इस जो विकास की दौड़ भाग रही है आपकी, बेशक जो आपने काम की लंबी फहरिस्त बताई है वो बहुत बड़ी है, काम हुए होंगे नहीं हुए होंगे जनता बताएगी धरातल पे क्या स्थिति है। लेकिन विकास की इस दौड़ भाग में जब हम लोग टीकमगढ़ विधानसभा की तरफ जाते हैं और यही एक संपर्क मार्ग है पृथ्वीपुर से टीकमगढ़ जाने का, तो दिगौड़ा में हम जब रुकते हैं लोग एक तालाब भरने की बात करते हैं। जब हम लोग दिगौड़ा से पहले एक गांव पर रोड पे 10-15 लोग हमें मिल जाते हैं तो वहाँ चर्चा करने लगते हैं। और इसके पहले एक मड़िया गांव पड़ता है आपकी ही विधानसभा का शायद, तो उसमें भी हम 2-4 लोगों से मुलाकात करते हैं खड़े खड़े चौराहे पे। तो 2 धर्मेंद्र मिलते हैं इत्तेफाक से हमें, दोनों का नाम धर्मेंद्र, दोनों ही पहले बताते हैं कि आपके बहुत करीबी रहे हैं और अब बोल रहे हैं कि जब से विधायक जी बने मुड़कर देखे ही नहीं। पहले जब विधायक नहीं थे तो हमें ही ले जाते थे सब गाँवों में। वो धर्मेंद्र का वीडियो आपने ज़रूर देखा होगा। तो ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता क्या छूट गए हैं विकास की इस दौड़ भाग में? नहीं, छूटे बिल्कुल नहीं हैं। हो सकता है कि 1-2 महीने में मेरी मुलाकात उनसे नहीं हो पाया हूँ। और जो धर्मेंद्र का वीडियो आपने डाला था, अभी 3 दिन पहले ही मैं उनकी दुकान में बैठा था, चाय पी रहा था, तो उन्होंने कहा था कि भाई साहब किसी ने मुझसे ऐसा बोलने के लिए कहा था और मुझ पर दबाव बनाया जा रहा था कि इस तरह के बोलें, तो उसने दबाव में इस तरह की बातें कही हैं। आज आप जा कर के पूछेंगे तो कहीं ऐसा कोई विषय है नहीं। लोग उससे नाम नहीं पूछा किसने दबाव बनाया? अब वो भी उसने बताया, ये सब बताने की बात नहीं, इससे राजनीतिक चीज़ें होती हैं और आप खुद पता चल जाएगा आपको। एक और वीडियो अभी आया है जिससे कहलवाया गया है, तमाम बातें विरोधी बातें कही गई, उसने भी अपने वीडियो का खंडन किया है, मेरे ऊपर दबाव बना के डाला जा रहा है। तो इस क्षेत्र की जनता स्वतंत्र है। और दिगौड़ा तालाब को भरने वाली बात है तो मैं बताया ना आपके 49 करोड़ से की लागत से हरपुरा फेज 2 नहर लाया हूँ, उसी से हरपुरा नहर वो तालाब की फीडिंग हो गई। हाँ, उनका कहना ये है विधायक जी, जब मैंने गंभीरता से बात की कि यदि वोटिंग के पहले पहले तालाब भर जाएगा तब तो आपके पक्ष में रहेंगे, वोटिंग के पहले पहले यदि तालाब नहीं भर पाए विधायक जी तो फिर स्थिति थोड़ी गड़बड़ है। देखिए, जनता है, जनता का मन तो होता ही है और उन्होंने आशीर्वाद भी हमें दिया है। उनके आशीर्वाद से ही वो 4 बार कैंसिल भी हो चुका था। मैंने बहुत अथक प्रयास करके और प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी विशेष निवेदन करके उसको स्वीकृत कराया है। वो असंभव को संभव काम किया गया है। उसका टेंडर लग रहा है, टेंडर की प्रक्रिया होने में 2 महीने का समय लगता है। चुनाव से पहले हम उसका भूमि पूजन कर देंगे, कार्य प्रारंभ हो जाएगा और कार्य होने में 6 महीने का वक्त लगता है। अगले बरसात में वो भर भी जाएगा। अब चूंकि समय कम मिला है, अपन उसको स्वीकृत कराएं फिर उसकी टेंडर हो और भर जाए तो इतनी जल्दी संभव नहीं था, लेकिन चुनाव से पहले हम उसका भूमि पूजन कर देंगे और उसका टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। अगले बरसात में वो भर भी जाएगा और हमें दिगौड़ा के साथियों पर भरोसा है कि वो हम पर विश्वास करते आगे भी भरोसा रखेंगे। विधायक जी, मड़िया की धर्मेंद्र की समस्या ये है कि उनके यहाँ चाय पीने नहीं गए, इस वजह से वो नाराज़ हो गए। तो थोड़ा चाय भी पीते रहें यदि। नहीं, धर्मेंद्र के हम चाय पी करके भी आए हैं और धर्मेंद्र हमारे परिवार के सदस्य हैं। नाराज़गी तो परिवार में माता पिता के साथ भी हो जाती है बच्चों की, और वो हमारा भाई है, भाई भाई में भी हो जाती है। ऐसे हमारे रिश्ते ख़राब नहीं हैं। हम उनके पास चाय पी भी चुके हैं और आगे भी पीते रहेंगे। वो हमारे परिवार के हैं, हमारे साथी हैं और हमेशा हमारे साथ रहेंगे। अभी तो विधायक जी 15,000 वोट से जीते थे उपचुनाव में। आरोप जो भी लगे हों, विपक्षी हैं, आप यही कहेंगे कि विपक्षियों का काम है आरोप लगाना। इस बार क्या आप दावा कर सकते हैं, क्या लग रहा है जनता का भरोसा आपको, कितने वोट से लगभग? क्या देखिए, अभी तो मैं प्रत्याशी भी घोषित नहीं हूँ। ठीक है, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। ठीक। प्रत्याशी घोषित जो भी हो जाए, चाहे डॉक्टर शिशपाल यादव हों, चाहे भूपेंद्र अग्रवाल जी, आकाश अग्रवाल जी हों, चाहे ब्रजेंद्र मिश्रा जी हों, चाहे ओम प्रकाश रावत जी हों, चाहे मुकुंदी कुशवाहा जी हों, चाहे गणेशी लाल नायक जी हों, चाहे अनिल पांडे जी हों, चाहे XYZ कोई भी व्यक्ति हो,
जिसको भी टिकट मिलेगा कमल का फूल जीतेगा जीतेगा जीतेगा। और कांग्रेस वालों की जमानत जब्त होगी। पिछली बार तो 82,000 वोट मिला था भारतीय जनता पार्टी को। अब की हमारा प्रत्याशी कोई भी होगा, हमारा प्रत्याशी तो कमल का फूल है। 1 लाख वोट मिलना है भारतीय जनता पार्टी को और अपने काम के आधार पर और सेवाओं के आधार पर मिलना है, ना किसी प्रकार की गुंडागिरी, ना किसी प्रकार का अत्याचार, ना किसी प्रकार की सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग। ये भी कांग्रेस वालों को, विपक्षियों को पता चल जाएगा इस चुनाव में कि उनकी सेवाओं में और उनकी हमारी सेवाओं में और उनके अत्याचार में क्या अंतर है। विधायक जी, 2 और छोटे छोटे से सवाल हैं बिल्कुल। एक ये कि जो अभी आप बात कर रहे हैं कमल का फूल जीतेगा, प्रत्याशी कमल का फूल रहेगा। कुछ लोगों को संदेह ये है कि यदि भारतीय जनता पार्टी ने किसी और को प्रत्याशी बनाया तो आप बैक टू पवेलियन तो नहीं हो जाएंगे, यानी कि वापस समाजवादी पार्टी में तो नहीं चले जाएंगे? सोचने वालों को सोचने दीजिए। मैं भारतीय जनता पार्टी में जब से आ गया हूँ, अपनी ताउम्र भारतीय जनता पार्टी का ही सदस्य रहूँगा और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बहुत सम्मान दिया है, विधायक बनाया है। मैं भारतीय जनता पार्टी अपने जीवन की अंतिम सांस तक नहीं छोड़ना चाहूँगा, ना कभी छोड़ सकता हूँ। मुझे विधायक जनता को बनाना था, मैंने विधायक बन लिया है और पार्टी जो निर्णय का, संगठन का निर्णय ही हमारे लिए अंतिम निर्णय है। उसी निर्णय के अनुसार हम भारतीय जनता पार्टी की सेवा में लगे रहेंगे और कमल के फूल को जिताने के लिए प्रत्याशी कोई भी हो, तन मन धन लगाएंगे। मैंने तो मंच से भी ऐलान किया है, कांग्रेस ही हमारी विरोधी है, हमारा कोई विरोधी नहीं। हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य की हैसियत से भारतीय जनता पार्टी का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताया जाएगा। हमें क्षेत्र की जनता पर पूरा भरोसा है, जिनके चरणों की सेवा में हम हमेशा लगे रहते हैं, उनकी दुख दर्द को दूर करने में लगे रहते हैं, कि भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसमें घेरा गया आपको या जो भी कारण रहे हों, हाल ही में घटनाक्रम हुआ है। एक महिला जो आरोप लगाती है एक सरपंच प्रतिनिधि पे कि उसके साथ रेप किया गया है। बुंदेली वार्ता ने भी प्रमुखता से उन खबरों को दिखाया और तमाम चैनलों ने भी चलाया, हमारे पहले और हमारे बाद भी। इसमें आपका नाम लिया गया, आपकी कुछ तस्वीरें अचानक से सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं और फिर आपका वक्तव्य भी आता है, तमाम अखबारों में आपका वर्जन भी छपता है, जिसमें आप कहते हैं सरपंच प्रतिनिधि से आपका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। एक चर्चाएं और चलती हैं, ये केवल जनचर्चाएं हैं, इसकी पुष्टि हम लोग नहीं कर रहे हैं, बुंदेली वार्ता इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है कि उसी दरमियान जब महिला की तहरीर पे रेप का केस लिखा जाता है 2 लोगों पर और फिर उसके कुछ घंटे बाद ही एक क्रॉस FIR होती है सरपंच की तरफ से उस महिला पे। इस बीच आपकी पुलिस के किसी उच्चाधिकारी से बात हुई है? क्या हुआ था? दबाव बना था या कुछ कहा था आपने सेटलमेंट का? क्या था, सच्चाई क्या है और सरपंच से आपका क्या जुड़ा है, इसको भी एक बार यदि क्लियर कर दें तो ये बढ़िया रहेगा, क्योंकि चुनाव है, चुनाव में सब प्रकार के षड्यंत्र होते हैं, जनता जानती है। आपकी तरफ से भी कुछ खुल के सामने आ जाए तो ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। देखिए, मेरा तो फ़ोन का रिकॉर्ड निकाल लें उस डेट में कि किसी भी उच्चाधिकारी से, जिले के SP से या जोन के IG से या प्रदेश के DGP से मेरी किसी प्रकार की अगर इस संदर्भ में कोई बात हुई तो उस डेट में मेरी इन अधिकारियों से बात हुई तो कॉल डिटेल भी तो होगा। मेरी किसी अधिकारी से कोई बात नहीं हुई और इस घटना के बारे में भी मुझे कुछ पता नहीं है। जब 2-3 दिन हो गए तब मुझे पता चला कि इस तरह की कार्रवाइयाँ हुई हैं और पुलिस ने जो क्रॉस वेरिफिकेशन किया और क्रॉस FIR की है, उसके पीछे पुलिस को सत्यता पता चल गई होगी, क्योंकि सी इज़ फ्रॉड लेडी और उसने छतरपुर में भी कई मामले दर्ज कराए हैं और जो लड़का उनके साथ लगा हुआ था वो लड़का भी इस तरह गलत काम करवाता है और उसने एक फर्जी अपने ऊपर फायर भी किया है छतरपुर जिले में, ठीक है। फिर भी FIR लॉज नहीं हुई है, पुलिस उसमें भी सत्य निष्कर्ष पर पहुंच गई है, ही इज़ ऑल्सो फ्रॉड, ठीक है। और इस फ्रॉड केसेस के मामले में वो गुमराह कर रहे हैं लोगों को। और रहा सरपंच का साथ, तो सरपंच हमारे विधानसभा क्षेत्र का मतदाता है, सरपंच है। जब कोई राजनीतिक कार्यक्रम होता है तो राजनीतिक कार्यक्रम में अगर कोई कारवा वहाँ से गुजर रहा है, कोई स्वागत करेगा तो अपन स्वागत लेने से मना तो कर नहीं देंगे। और उसको आप हमारे ऊपर या हमारे दल के ऊपर आरोपित करें कि नहीं हमारे दल का कार्यकर्ता है, हमारा कार्यकर्ता है, ये तो फिर बड़ा ही विचित्र टाइप का सवाल है और इस सवाल का कोई जवाब देना बड़ा मुश्किल सा काम होता है। इसलिए इसमें उलझने का कोई मतलब नहीं है। ये तो बेवजह बदनाम करने वाली बातें हैं और अगर उस घटनाक्रम में उसका कुछ होगा तो वो FIR भी होगी, सत्यता सामने आई, और नहीं होगी तो वो भी कोर्ट फैसला करेगा। कोर्ट से ही न्याय होगा कि वो सत्य है कि झूठ है, इसलिए कोर्ट के फैसले का इंतजार करिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, आपने पूरा समय दिया और तमाम जो बुंदेली वार्ता के सवाल थे उनके तसल्ली से जवाब दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।